हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रवि कुमार सिहाग यूपीएससी 2021 के 18th रैंक होल्डर, जिन्होंने यहाँ पर इसका एग्ज़ाम दिया था यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का, जिन्होंने रैंक 18 हासिल की है। ऑल इंडिया रैंक इन्होंने 18 हासिल की है इस बार के एग्ज़ाम में। ये इनका तीसरा अटैम्प्ट था। इससे पहले ये 2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, जिसमें इनकी जो रैंक रही है वो 300 से ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से इनको IAS जो था वो यहाँ पर कैडर नहीं मिला था। जबकि यहाँ पर जो है इस बार इनकी 18th रैंक लगी है, तो इसको उम्मीद है कि इनको जो है IAS कैडर इस बार मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इनकी कॉपी देखेंगे पूरी, जिसमें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने अपने आंसर को जो है यहाँ पर जो है पूरा उतारा है। ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और यहाँ पर मैं इनकी कॉपी के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से यहाँ पर इनके आंसर वो लिखते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बता रहा है, हिंदी मीडियम के ये विद्यार्थी है तो मैं हिंदी मीडियम से ही यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है, उदाहरणों के साथ सविस्तार वर्णन कीजिए। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापत्य कला है वो किस तरीके की रही है, इसके बारे में कुल मिलाकर बताना है। तो यहाँ पर ये किस तरीके से अपना उत्तर लिख रहे हैं, इसको देखते हैं। हरिहर व बुक्का द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य न केवल अपने क्षेत्रगत विस्तार के कारण प्रसिद्ध था, अपितु विद्याव्यसनी व कला प्रेमी शासकों द्वारा पोषित कलाओं की दृष्टि से भी इसने भारतीय वास्तुकला में नए आयाम जोड़े। तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि स्थापना जो है विजयनगर साम्राज्य की किसने की थी और यहाँ पर किस तरह की जो है यहाँ पर वास्तुकला के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर वास्तुकला को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, शहरी, दुर्ग व प्रकोष्ठ, महल और मंदिर। ये 3 भागों में इन्होंने इसको जो है बांटा है। उसके बाद इन्होंने फिर इन तीनों भागों के बारे में विस्तार से बताया है। जैसे कि पहला ही है यहाँ पर शहरी, दुर्ग व प्रकोष्ठ। यात्री नूनीज के वर्णन अनुसार, यानी जो नूनीज जो यात्री आया था उसने किस तरह से वर्णन किया है इनके बारे में। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है, शहर 7 प्रकार की 4 दीवारी से घिरा था। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, यहाँ तक कि धान के खेत भी बाहरी 4 दीवारी के अंदर थे। और तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, संपूर्ण राज्य के सभी महत्वपूर्ण उपादान दीवारों के मध्य थे, जैसे कि उदाहरण के लिए हम्पी। अब इसको जो है इन्होंने जो है इस डायग्राम से भी समझाया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी आंसर के लिए। यानी कि अगर किसी आंसर को आप किसी डायग्राम के जरिए समझा सकते हैं तो उसका आंसर जो है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, जिसका असर ये होता है कि एग्जामिनर जब इसको चेक करता है तो उससे जो है उसको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। उसको बिना पढ़े ही उसको समझ में आता है कि आंसर जो है क्या बताना चाहता है वो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट है वो क्या आंसर बताना चाहता है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने लिखा है, स्थापत्य तकनीक के स्तर पर अद्वितीयता, यात्रियों के वर्णन अनुसार दीवारों में किसी भी गारे या सीमेंटिंग एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया था। अब जैसे कि महल के बारे में सेकंड में बात कर रहा है, जैसे कि विशाल भवन, खजानों से भरे हुए, राजा रानी की मूर्तियां सजावट के तौर पर इस्तेमाल और स्तंभों का प्रचुर प्रयोग, उदाहरण के लिए लोटस महल। ये तो हो गया महल के बारे में। उसके बाद मंदिर निर्माण के बारे में इन्होंने बात की है। मंदिर निर्माण में अद्वितीयता, मुख्यतः द्रविड़ शैली जो है, द्रविड़ शैली मंदिर बनाने में उपयोग की जाती है, एक कला है ये। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में इन्होंने लिखा है। जैसे कि क पॉइंट में इन्होंने लिखा है, ऊंचे प्रवेश द्वार, गोपुरम, दुश्मनों से बचाने हेतु। ख में इन्होंने लिखा है, अद्वितीय अप्राकृतिक चित्राकृतियों व मूर्तियों का प्रयोग, उदाहरण के लिए लिंगावीक। और उसके बाद है ग में, नए प्रकार के मंडल व श्राइन, उदाहरण के तौर पर अम्मान श्राइन व कल्याण मंडप। कल्याण मंडप में शिव के मंदिर हैं जो कि यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में इन्होंने इसको जो है थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल के बता दिया है। इस प्रकार विभिन्न सारों पर विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला अपनी प्रकृति में अद्वितीय ही नहीं वर्ण पूर्ववर्ती शैली का अगला चरण भी थी। तो इसका मतलब है यहाँ पर सीधा सीधा एक तरह से देखा जाए तो आंसर इन्होंने दिया है कि वास्तुकला क्या थी, किसने इसकी स्थापना की थी इस राज्य की, साम्राज्य की, और यहाँ पर वास्तुकला किस तरीके की थी। इसको तीनों पॉइंट को देकर इन्होंने समझाया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर बात कर रहा है, यद्यपि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल छोटा था तथापि इसे स्थायी सुधारों के लिए जाना जाता है। स्थायी सुधार किस तरीके के थे, इसके बारे में असल में हमें यहाँ पर बताना है। तो कैसे कैसे सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किए थे। तो जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग एक शांत, सज्जन व सुधारवादी मानसिकता के व्यक्ति थे, जिन्होंने इंग्लैंड के सुधारवादी आंदोलन में भाग लिया था। अतः यही मानसिकता भारतीय कार्यकाल में भी दृष्टिगोचर होती है। मतलब क्या क्या सुधार इन्होंने किए। पहला यहाँ पर इन्होंने लिया है प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं इसके बारे में इन्होंने बताया है फिर रवि जी ने। उसके बाद यहाँ पर पहला पॉइंट इन्होंने इसमें बताया है, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल
कहलाने लगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है पहले 1833 से पहले जो है वो भारत का गवर्नर जनरल नहीं हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसको बदल कर जो है चार्टर एक्ट के जो है जो आया था उसके बाद यहाँ पर जो है बंगाल का गवर्नर की जगह भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगे। एक समान प्रशासन को बढ़ावा दिया इन्होंने। फिर सेकंड पॉइंट में इन्होंने न्यायिक सुधार के बारे में बताया है, जैसे कि प्रांतीय न्यायालयों, सिविल व सर्किट कोर्ट अपराधी को समाप्त कर शक्तियों पहले कमिश्नरों व बाद में जिला कलेक्टरों को सौंपी, क्योंकि इससे यहाँ पर क्या फ़ायदा होता था, क्यों दिया ऐसा, जैसे कि ए में लिखा है खर्चीली न्याय व्यवस्था थी, और दूसरा यहाँ पर लिखा है लंबित मुकदमों की अधिक संख्या थी, जिसकी वजह से इस तरह के सुधार उन्होंने न्यायिक सुधार मतलब इस तरीके के किए। उसके बाद यहाँ पर ख में यहाँ पर इन्होंने बताया प्रशासनिक सुधारों के बाद में ख में यहाँ पर रियासतों के प्रति नीति, जिसमें वेलेजली व हेस्टिंग्स के बजाय हस्तक्षेप की नीति अपनाई, अकारण हस्तक्षेप व दखलंदाजी नहीं की। इससे यहाँ पर मतलब समझ में आता है कि इसका एक रीज़न हो जाता है कि इन्होंने दखलंदाजी क्यों नहीं की होगी, ताकि जो है इससे जो निचले वर्ग के तबके के लोग हैं उन पर इस पर कम असर हो, इस वजह से। और ग में यहाँ पर बताया धार्मिक सामाजिक सुधार, जैसे कि सती प्रथा उन्मूलन 1829, यानी कि सती प्रथा जिसमें जो है लेडी को या वुमन को जो है जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ में, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। और 1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा प्रणाली जो है इसको समाप्त कर दिया गया, मतलब उसकी बात चलाई गई थी। और घ में यहाँ पर बताया समतावादी, तो यहाँ पर समतावादी में इन्होंने जो है समझाया है इसको, जैसे कि 1833 के एक्ट में प्रतियोगी परीक्षा व नौकरी का आधार योग्यता को माना गया। उसके बाद ड में यहाँ पर बताया शैक्षिक सुधार, जिसमें भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मैकाले समिति नियुक्त की गई। तो उसके बाद कंक्लूजन में यहाँ पर इन्होंने लिखा है इस प्रकार पूर्ववर्ती गवर्नरों के विपरीत बेंटिंक ने प्रगतिशीलता व सुधारवादी मानसिकता का परिचय देते हुए एक आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक स्तर पर सुधारों को उद्वेलित किया। तो इस तरीके से इन्होंने जो है रवि कुमार सयाग ने अपने आंसर दिए हैं। यहाँ पर मैं आगे आपको जो है और भी आंसर जो है इसके डिटेल में दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ पर आपको समझ में आए। आप अगर इसको जो है मैं यहाँ पर पढ़ के नहीं बताऊँगा तो आप इसको प्रॉपरली अपना आंसर जो है इसको नोट कर सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पर इसको जो है आप इस वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं इसके आंसर इन्होंने किस तरीके से लिखे हैं, आप इसको वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। थैंक यू।